इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया 14th अगस्त 1947 को। 14 अगस्त की जो मिडनाइट थी उस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है। उस टाइम के इंटीरियम गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आगे चल के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है कब 1952 के अंदर, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो ये क्वेश्चन भी आता है, इस चीज को आप याद रखना। उन्होंने स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम था टेस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में भी आया था जहां तक मुझे याद है, और सीयूटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये प्लेज लेते हैं कि हम इस देश को प्रॉस्परस प्रॉस्परस बनाएंगे और हम इस देश को डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो इस वीडियो देखने के बाद तो आपको ये चीज ध्यान में आएगी कि ये जितना भी ये जो चैप्टर है वो इसी चीज के आसपास घूमता है कि हमें इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। मैं अब इस चीज को आगे जाके समझाऊंगा कि हम डेमोक्रेसी पे इतना फोकस क्यों डालते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, अब हमारे कुछ गोल्स थे कि हमें अचीव करना है आजादी। जब तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था हमारा गोल सिर्फ ये था कि हमें आजादी चाहिए। अब आजादी मिल गई, इसके बाद भी अब गोल चाहिए ना कि हम इस देश को कैसे डेवलप कर सके, कुछ स्टेप्स क्या फॉलो करें कि हमारा देश आगे चल के डेवलप हो सके। तो सबसे पहला वही मैंने बताया कि एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे बहुत ध्यान दिया गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम टायरेनी थी। जो भी रूलर थे वो आते थे, अपना रूल जमाते थे, सिटीजन्स की सुनी नहीं जाती थी। हम जो लोग थे उस टाइम इंडियंस थे वो सिटीजन नहीं थे, वो सब्जेक्ट्स थे। हमारे ऊपर रूल्स इंपोज किए जाते थे, हमें पनिशमेंट्स दी जाती थी बिना ट्रायल्स के। इसलिए हमने सोचा कि अब डेमोक्रेसी लानी चाहिए। इट इज हाई टाइम कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए ताकि असली पावर रूलर्स के पास ना हो, असली पावर सिटीजन्स के पास हो। डेमोक्रेसी का सिंपल यही मतलब है, रूल बाय द सिटीजन, इधर दे रूल देमसेल्व्स। अब सारे सिटीजन मिलके तो रूल कर नहीं सकते। अभी हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग तो रूल कर नहीं सकते। तो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। मगर रियल पावर हर 5 साल के बाद वापस हम सिटीजन्स पे आ जाती है कि हम उस लीडर को दोबारा इलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को इतना प्रायोरिटाइज किया। ये हमारा गोल नंबर 1 था कि हमारे सिटीजन्स के पास असली ताकत होनी चाहिए डेमोक्रेसी के थ्रू। सेकंड गोल हमारा ये था कि उस टाइम हमारे देश में गरीबी बहुत थी, तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सबके बिहाफ पे काम करे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। मगर जो अमीर है वो ऑलरेडी वेल टू डू है, वो अपना देख लेगा। तो इन्होंने सोचा कि अमीर को छोड़ के अभी थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं हम गरीबों की तरफ और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा ब्रंट सहा था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सेसिस का। तो दो गोल से, पहला डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना ताकि रियल पावर सिटीजन्स के पास आए, और दूसरा गोल जो था वो था सोशली डिसएडवांटेज और जो गरीब लोग हैं उनके बिहाफ पे या फिर उनके फेवर में काम करना। ये दो गोल्स थे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो चीजें याद रखना। इसके बाद अब जो हम आजाद हुए उस टाइम हमारे सर्कमस्टांसेस क्या थे, किस दौर से गुजर रहा था हमारा देश। पहला, हमारी इंडिपेंडेंस पार्टीशन के साथ आई। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी अगर हम ब्रिटिश इंडिया को, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये सब थे, अगर इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आगे चल के उनके लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज 1940s में लाई कि इंडिया में दो कम्युनिटीज बढ़ जाए, मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग हो जाए, जिसकी वजह से 1947 में पार्टीशन हुआ। ठीक है, इसके बाद वायलेंस, पार्टीशन हुआ तो वायलेंस तो होगा ही होगा। अब मान लो जो पाकिस्तान में हिंदूज रह गए उनको मुसलमान ने मारा, और जो इंडिया के अंदर मुसलमान रह गए उसको हिंदुओं ने मारा, तो वायलेंस तो होना ही था। और डिस्प्लेसमेंट, अब जो इंडिया के अंदर मुस्लिम रह गया उसे फोर्सली भेजा गया कि तुम पाकिस्तान जाओ, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह गया उसे फोर्सली इंडिया में भेजा गया। तो ये तीन सरकमस्टांसेस हम फेस कर रहे थे। पहला पार्टीशन, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। पार्टीशन हुआ तो लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था हमारा देश उस टाइम पे।
अब आजाद हो गए, हमने गोल्स भी सेटअप कर लिए, हमने कंडीशन भी देख ली। अब मुसीबतें क्या आ रही थी कि हम क्या सहन कर रहे हैं उस टाइम, क्या चीज हमें रोक रही है हमारे गोल्स को अचीव करने में। पहला है, इतनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कैसे करें। ठीक है, अब उस टाइम पे इतने जैसे हमने देखा कि इंडिया शुरू से एक डाइवर्स नेशन है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन सब रहते हैं। मगर ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई कि डाइवर्सिटी हमसे मैनेज नहीं हुई, विच अल्टीमेटली लेड टू पार्टीशन। तो अब इनके अंदर एक खतरा था कि अब जो डाइवर्सिटी, जिस चीज पे हम बोस्ट करते हैं, जिस चीज पे हम इतना खुश होते हैं, कहीं आगे चल के ये और पार्टीशंस की तरफ ना लेता जाए। तो इनके दिमाग में ऐसे कुछ पॉलिसीज लानी थी कि हम इस डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करें। सेकंड है वही इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इस पूरी स्लाइड के अंदर तीसरी बार डेमोक्रेसी आ रहा है, पूरे चैप्टर में भी बारी बारी ये चीज आती है कि ध्यान हमारे फोर फादर्स का उस टाइम सबसे पहले यही था कि डेमोक्रेसी लानी है। क्यों? इसके अंदर देखो मैंने लिख रखा है, डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हर किसी को राइट टू वोट मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि मेरे बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मगर असली पावर मेरे पास है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे असली सिटीजन्स पे असली पावर हमारे सिटीजन्स के पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। अब मैंने ये पॉइंट देखो ऊपर भी लिख रखा है, टू मेन गोल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में सेकंड पॉइंट यही है। उनका ध्यान यही था कि सोसाइटी में ऐसा ना हो कि अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब बनता जाए। इसके लिए उन्होंने डीपीएसपी का कंसेप्ट लाया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वो तो बाद में आया था, डीपीएसपी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही आ गया था। इससे ये होगा कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस पता होगा आपको, 11th में पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के अंदर, डीपीएसपी बस एक मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपको गरीबों के लिए काम करना चाहिए, आपको विमेन राइट्स के लिए काम करना चाहिए, मगर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये बस आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं कि ये करो तो बेहतर, नहीं करोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने एरो के साथ बना के लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे देश में भी, हमारे आसपास जितने देश हैं उनमें भी था, मगर वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी डिक्टेटरशिप आती है, मिलिट्री रूल आते हैं। तो इसमें यही दे रखा है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी लाने के लिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। लोगों के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हमें रूल करना है, हमारी पावर है। वरना हमारे देश में अभी तक तो नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों के अंदर वो भावना है कि हमें डेमोक्रेसी बचा के रखनी है। ठीक है, ये थ्री मेजर चैलेंजेस थे कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें, डेमोक्रेसी को कैसे लाएं, और डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी कैसे करें। ठीक है,